प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स बनाते वक्त अगर शेप्स को प्रॉपर्ली फॉर्मेट ना किया जाए तो सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल शेप्स को प्रोफेशनल टच देना सीखेंगे। फिल, आउटलाइन, इफेक्ट्स, अलाइनमेंट सब कुछ समझेंगे और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान और बहुत सारी चीजें कवर करनी है आज, तो बस सीधा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन जो रीरूट कनेक्टर का था वो बेसिकली काम ये करता है कि अब मेरे पास दो शेप्स मौजूद हैं। इन शेप को कनेक्ट कराने के लिए मैं कोई भी कनेक्टर यहाँ से पकड़ लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन यहाँ से सेलेक्ट कर ली और अब मैं जैसे ही अपने रेक्टेंगल पे आऊंगा तो आप देखें मुझे पॉइंट्स विजिबल हो गए जहां से मैं अपनी शेप को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसी को पकड़ के यहाँ से लाइन को ड्रॉ करूंगा और जैसे ही मैं अपनी दूसरी शेप के नज़दीक लेके जाऊंगा तो आप देखें उसके पॉइंट्स भी विजिबल हो गए। अब मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर ले जाके माउस के क्लिक को रिलीज करूंगा तो वो उस पॉइंट से कनेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करा देता हूँ तो अब ये दो शेप्स आपस में कनेक्टेड हो गई हैं। ये कनेक्शन हमें ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें भी काम आते हैं इस तरह के कनेक्टर्स, एक शेप को दूसरी शेप के साथ कनेक्ट करने के लिए या फिर फ्लो चार्ट में। अब अगर मैं किसी भी शेप को मूव करूंगा तो आप देखें कि उसका कनेक्टर उसके साथ मूव हो रहा है। अच्छा, ऑप्शन तो समझाना था कि बेसिकली रीरूट कनेक्टर काम क्या करता है। तो मैंने कनेक्टर को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं एडिट शेप के अंदर जा रहा हूं तो अब आप देखें कि ये रीरूट कनेक्टर जो है वो ग्रेड आउट नहीं है, एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली करेगा क्या, उन दो शेप्स के बीच में जो लॉजिकल डिस्टेंस है उसको रिकैलकुलेट करेगा और जो डायरेक्ट कनेक्शन उनके बीच में होगा उसको ड्रॉ करेगा। तो अब आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूं रीरूट कनेक्टर के ऊपर तो आप देखें कि उसने बोला है कि भाई इस शेप से इस शेप का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो इस तरह से बनता है, ना कि उस तरह से जो हमने बनाया था। कितना स्मार्ट है ना ये, कि इसको पता था कि हमने कान को घुमा के पकड़ा है तो इसने कान को सीधा पकड़ लिया। दूसरा ग्रुप हमारे पास है शेप स्टाइल्स का। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। आप देखें मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ और वो प्रीसेट जो है वो अप्लाई हो रहा है। मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप दबाऊंगा तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बराबर में हमें मिलता है शेप फिल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वही थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर्स हैं। अगर मैं मोर फिल कलर पे जाऊंगा तो मेरे पास हेक्स कोड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। नो फिल से क्या करेगा कि ये फिल कलर को खत्म कर देगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं कि जैसे पिक्चर, कि हम शेप के अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट आई पर्सनली एडवाइस कि आपने हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल भी शेप के अंदर नहीं डालनी है, ये आपके फाइल के साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं और उसके प्रीसेट्स भी अवेलेबल हैं। आप देखें मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ और वो प्रीसेट जो है वो अप्लाई करके दिखा भी रहा है। और मेरे पास जो है वो कुछ टेक्सचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। शेप फिल की विंडो के नीचे मेरे पास है शेप आउटलाइन। ये क्या करता है, बेसिकली शेप की आउटलाइन ड्रॉ करता है। अब आप देखें मैंने रेड कलर के ऊपर माउस को हवर कर रहा हूँ तो उसने रेड कलर की आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। नो आउटलाइन के अंदर जो है वो आउटलाइन रिमूव कर देगा। मोर आउटलाइन कलर, अगर आप अपनी मर्जी का कोई कलर देना चाहते हैं तो आप मोर आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वेट क्या करेगा, ये बेसिकली लाइन की थिकनेस को कम या ज़्यादा कर देगा। आप देखिए कितनी मोटी लाइन हो गई है। एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर है स्केच की, कि अगर आप स्केच सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी शेप को ऐसे कर देगा जैसे हैंड ड्रॉन, जैसे स्केच होता है ना उस तरह का कर देगा। अच्छा, ये ऑप्शन वाकई बहुत काम आता है कि जब आप डैशबोर्ड्स के लेआउट को बना रहे होते हैं तो आप अपनी जो शेप्स है ना उसको आप रख के अपने डैशबोर्ड को एक चेक कर सकते हैं कि मेरा डैशबोर्ड फाइनल लुक में कैसा दिखेगा। तो उस वक्त आप स्केच जो है वो ड्रॉ करते हैं और वो अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन के लिहाज से। स्केच के नीचे मेरे पास डैशेस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर यहाँ से मैं अपने शेप की जो आउटलाइन है उसको डैश करना चाहता हूं तो वो मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। शेप आउटलाइन के नीचे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास कुछ शेप के इफेक्ट्स मौजूद हैं। यहां कुछ प्रीसेट्स हैं। मैं माउस लेके जा रहा हूं तो वो प्रीसेट अप्लाई भी करके दिखा रहा है। ये मेरे पास शेडो है, यहां से मैं अपनी शेप को शेडो दे सकता हूं। ये मेरे पास रिफ्लेक्शन है, यहां से मैं अपनी शेप का रिफ्लेक्शन दे सकता हूं। और ये मेरे पास ग्लो है, यहाँ से मैं अपनी शेप को ग्लो करवा सकता हूँ। और भी कुछ ऑप्शंस हैं वो आप खुद से जाके भाई ज़रूर देखना इसको। शेप स्टाइल्स के बराबर में हमारे पास है वर्ड आर्ट स्टाइल। ये शेप को हमारे स्टाइल करता है और ये हमारे टेक्स्ट को स्टाइल करता है। तो यहाँ मेरे पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। मैं माउस को हवर कर रहा हूँ तो आप देखें कि वो उसको जो है डिस्प्ले भी कर रहा है। यहाँ मेरे पास टेक्स्ट का फिल कलर मौजूद है। अगर मैं यहाँ से कोई फिल कलर अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। नो फिल उसको जो है वो नो फिल कर देगा। अपनी मर्जी का कलर असाइन कराने के लिए दोबारा से मैं मोर फिल कलर पे जा सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी ये पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ मेरे पास वही ग्रेडियंट के ऑप्शन अवेलेबल है और वही टेक्सचर यहाँ पर भी है। अब आप देखेंगे कितना अजीब सा लग रहा है टेक्सचर में। फिल के नीचे हमारे पास है टेक्स्ट आउटलाइन।
अगर मैं टेक्स्ट आउटलाइन देना चाहता हूं तो वो मैं यहां से कलर को सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया तो आप देखें कि उसने उसकी आउटलाइन बना दी है, रेड कलर की बना दी है। यहाँ से नो आउटलाइन हो जाएगा और वही मैं अपनी मर्जी का कलर यहाँ से दे सकता हूँ और यहाँ से मैं उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये गलती से थिकनेस बढ़ गई है, मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ। नीचे मेरे पास है टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकता हूँ। अगर मैं शेडो देना चाहता हूँ तो आप देखें कि ये शेडो आ गया। रिफ्लेक्शन अगर मैं देना चाहता हूँ तो आप देखें XLBI मेंटोर की रिफ्लेक्शन भी आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये मैं एक समझा दूंगा तो दूसरा जो है वो उसका अपोजिट है। तो मैं पहले ब्रिंग फॉरवर्ड आपको समझा देता हूँ। जो सेंड बैकवर्ड है ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड बेसिकली क्या करता है, अब आप देखें मैंने स्क्रीन के ऊपर 3 शेप्स ड्रॉ की हुई हैं, रेड कलर की, ग्रीन कलर की और ब्लू कलर की। 1 2 3 मैंने इसलिए लिखा है कि सबसे पहले मैंने ये शेप ड्रॉ करी है, सेकंड नंबर पे मैंने ये शेप ड्रॉ करी है और थर्ड नंबर पे मैंने ये शेप ड्रॉ करी है। अब बाय डिफॉल्ट जो इसका बिहेवियर है, अगर मैं एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर लेके जाऊंगा तो जो बाद वाली शेप होगी वो पहले वाली शेप को ओवरलैप कर देगी। जैसे अब आप देखें 2 जो है वो 1 को ओवरलैप कर रहा है। अब मुझे अगर ये बिहेवियर चेंज करना है, यानी मैं चाहता हूं कि नहीं भाई 2 जो है वो उसको ओवरलैप नहीं करे। अच्छा, अगर मैं 1 को उठाता हूं और 2 के ऊपर लाता हूं तो आप देखें वो पीछे जा रहा है, तो ओवरलैप 2 ही कर रहा है 1 को। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं 1 2 के ऊपर आए, तो मैं 1 को सेलेक्ट करूंगा और यहां से मैं ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहां पर करूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जैसे ही मैंने इस शेप को ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया, अब मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो अब आप देखें कि 1 2 को ओवरलैप कर रहा है, 2 1 को ओवरलैप नहीं कर रहा। अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पर 2 ऑप्शन मुझे शो कर रहा है, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग फ्रंट। फर्क क्या है दोनों में? फॉरवर्ड जब मैं करूंगा तो वो एक शेप ऊपर आएगा और अगर मैं फ्रंट करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में हमारी 3 शेप्स है तो वो टॉप पे आ जाएगा। सेंड बैकवर्ड क्या करता है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट, कि वो उस शेप को बैकवर्ड कर देगा। अब जैसे मैंने पहले इसको फ्रंट पे लेकर आया था, अब अगर मैं इसको बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, आप रेड शेप को साथ साथ देखते रहें, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अब आप देखें कि वो ग्रीन के पीछे हो गई। जब हम डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमें याद नहीं रहता कि कौन सी शेप हमने पहले डाली है और कौन सी शेप हमने बाद में डाली है, तो ये ऑप्शन उस वक्त बहुत काम आता है। समटाइम्स हमें ओवरलैप करना होता है, जो हमने शेप पहले बनाई होती है उसको बाद वाली शेप के आगे लेके जाना होता है, तो हम इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू उसको आगे पीछे कर रहे होते हैं। सेंड बैकवर्ड के बराबर में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। ये क्या काम करता है, जैसे मैंने शेप 2 को बिल्कुल ओवरलैप कर दिया है शेप नंबर 1 के, तो अब आप देखें कि शेप नंबर 1 पूरी हाइड हो गई है शेप नंबर 2 के पीछे। अब मुझे शेप नंबर 1 सेलेक्ट करनी है, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, मुझे तो नजर ही नहीं आ रही। तो मैं सिलेक्शन पेन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ मेरे पास जितनी शेप्स होंगी वो विजिबल हो जाएंगी। इस वक्त मेरे पास 3 शेप्स बनी है तो वो तीनों शेप विजिबल हो रही हैं। तो मैंने फर्स्ट वाली जो शेप है उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा और अब मैं अगर मूव करूंगा अपने कीबोर्ड से एरो कीज की मदद से, तो आप देखें वो 1 ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं वापस से इसको ऊपर लेके जा रहा हूं और अब अगर मैं मूव कर रहा हूं तो आप देखें वो 1 ही सेलेक्ट हुआ हुआ है। ये ऑप्शन और भी काम आता है कि अगर आप अपने कस्टम नाम असाइन कराना चाहते हैं स्पेसिफिक शेप को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नेट इनकम की एक शेप बनाई है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखें मैं इसको रीनेम कर सकता हूं नेट इनकम से। ये करेगा क्या, जब हमारी पास बहुत सारी शेप्स होंगी जो यूजुअली डैशबोर्ड्स के अंदर होती भी हैं, तो हम अपनी शेप्स को प्रॉपर नेम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी शेप के अंदर क्या वैल्यू हमारी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो साइड पे एक आई बटन मौजूद है। अगर मैं इस आई बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरी शेप गायब हो गई, और अगर मैं आई बटन को वापस से इनेबल करूंगा तो आप देखें मेरी शेप जो है वो वापस से आ गई। ऊपर मेरे पास कुछ बटन है, अगर मैं हाइड ऑल करूंगा तो मेरी शेप्स गायब हो जाएंगी, और अगर मैं शो ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरी शेप्स वापस आ जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अलाइन का। अलाइन क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास 4 रेक्टेंगल ड्रॉ हुए हैं और ये चारों आगे पीछे हुए हैं, कुछ ऊपर हैं कुछ साइड में हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लिया था, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही सेलेक्ट करूंगा अब मैं अलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ये जो ऊपर के 3 है ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं, और ये जो नीचे के 3 है ये वर्टिकल अलाइन करते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फिलहाल मैं चाहता ये हूँ कि ये सारे टॉप पे हो जाएं, यानी एक जैसे हो जाएं, एक ही लाइन के अंदर आ जाएं। तो मैं अलाइन टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें वो सारे टॉप पे हो गए। लेकिन अब अगर आप देखें तो इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हुए। इसके बीच में मुझे स्पेस ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ सबसे ज्यादा है। मैं चाहता हूँ स्पेसिंग भी बराबर हो जाए। मैं वापस से अलाइन को, शेप्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, वापस से अलाइन पे जाऊंगा और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करूंगा तो आप देखें अब सबके जो गैप्स हैं वो बराबर से हो गए। अगर शेप्स, ये तो हॉरिजॉन्टली थी, अगर शेप्स वर्टिकल
हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर देखें, मेरे पास यहाँ वही 4 रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हुए हैं। मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इन सारे रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही सेलेक्ट करूंगा वापस शेप फॉर्मेट के अंदर अलाइन के ग्रुप के अंदर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इनको लेफ्ट कर दूंगा अलाइन, ताकि ये लेफ्ट साइड पे एक साथ हो जाए। अब हो गए। अब देखें इनके बीच में स्पेसिंग का वही इशू आ रहा है। मैं वापस से अलाइन में जाऊंगा और अब इस बार मैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि उनके बीच की स्पेसिंग भी बराबर हो गई। अलाइन के बराबर में अगर आप देखें तो मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप का। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैंने शेप्स ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए, अब मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरी सारी शेप्स को एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मैंने अपनी शेप्स को सेलेक्ट करना है और मूव करना है तो आप देखें कि ये ग्रुप बना हुआ है और मैं ये पूरा का पूरा ग्रुप उठा के एक साथ लेके जा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई मुझे वापस से अनग्रुप करना है तो मैं अपने ग्रुप को सेलेक्ट करूंगा और ग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां मैं अनग्रुप के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो वापस से ग्रुप खत्म कर देगा। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इनको ग्रुप किया हुआ है तो अब अगर मैं शेप फिल के ऊपर जाता हूं और आप देखें मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है और यहां से अगर मैं किसी भी कलर के ऊपर जो है वो हवर करता हूं माउस को तो आप देखें कि वो कलर सारी शेप्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई नहीं सारी शेप्स पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ एक शेप के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से शेप के ऊपर जैसे अभी देखें मैंने सेलेक्ट किया पहले तो ग्रुप सेलेक्ट हुआ है। ये देखें मैंने अनसेलेक्ट कर लिया, मैं शेप के ऊपर आया हूँ, क्लिक किया है तो पहले ग्रुप सेलेक्ट हुआ है। अब मैं दोबारा शेप को क्लिक करूंगा तो अब मेरी ये वाली शेप सेलेक्ट हो जाएगी और अब जैसे ही मैं शेप फिल के ऊपर आऊंगा तो आप देखें कि वो सिर्फ उसी एक शेप का कलर चेंज कर रही है। रोटेट क्या करता है कि ये बेसिकली मेरी शेप्स को घुमा देगा। अगर मैं रोटेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ 90 डिग्री पे देखें मेरी शेप्स घूम गई, ये दूसरी तरीके से घूम गई और ये हमारी फ्लिप हो गई है और ये हमारी हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई है। रोटेशन के बराबर में मुझे हाइट और विड्थ मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी कस्टम हाइट जो है और कस्टम विड्थ जो है वो इस शेप को देना चाहता हूँ तो मैं इसको फॉर एग्जांपल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं ऊपर इसमें यहाँ पर 2 लिख दूंगा और नीचे 2 कर दूंगा तो अब आप देखें कि ये स्क्वायर बन गया। अच्छा, आपको सारे ऑप्शन शेप फॉर्मेट के टैब्स में तकरीबन सारे ऑप्शंस शेप फॉर्मेट के टैब में नजर तो आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं शेप को सेलेक्ट करके कंट्रोल होल्ड करके 1 प्रेस करूंगा तो मेरे पास फॉर्मेट शेप की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास डिटेल ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अगर मैं शेप के ऑप्शन के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो फिल के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर मैं लाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास लाइंस के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर मैं कोई एक लाइन यहाँ से लेकर आऊंगा तो मेरे पास और फर्दर ऑप्शंस खुल जाएंगे। अभी मैं इसको नो लाइन पे ही रखता हूँ। यहाँ से मेरे पास वही कलर की इंफॉर्मेशन है जो मैं ऊपर इस तरफ से अपने कलर्स को अपडेट करता हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इफेक्ट की विंडो खुल जाएगी। ये वही शेप इफेक्ट आपको यहाँ पर भी दिए हुए लेकिन यहाँ पर डिटेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शेडो दिखाऊं तो आप देखें कि यहाँ पर शेडो का ब्लर, उसका साइज, उसका एंगल, उसका डिस्टेंस, आप सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिटेल ऑप्शन के लिए आप कंट्रोल 1 जाके वहां पर अपने हिसाब से ऑप्शंस ले सकते हैं। वो जो प्रीसेट्स हमने ऊपर देखे थे वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अगर मैं टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ टेक्स्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल डिजाइन बनाना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन ताड़ ताड़ करके दबा दें। नहीं, ताड़ ताड़ मत करना, एक ही बार सिर्फ ताड़ करना, 2 बार करोगे तो वो लाइक हट जाएगा। भाई कमेंट के अंदर अपना फीडबैक जरूर दिया करो। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज।